हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। और आप हमारे साथ हैं आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट मैथ्स क्लास में और हम सॉल्व कर रहे हैं आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट मैथ्स सेट 13। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए क्वेश्चंस पे आते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रॉफिट एंड लॉस का। क्वेश्चन सेज अ ट्रेडर मिक्सेस 26 kg ऑफ राइस एट ₹20 per kg with 30 kg of rice of other variety at ₹36 per kg and sells the mixture at ₹30 per kg. His profit percentage. क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि एक ट्रेडर है, एक व्यापारी है, वो 26 kg चावल जो कि ₹20 पर kg के रेट पर ख़रीदता है और 30 kg चावल जो कि 36 रुपीज़ पर केजी के रेट पर ख़रीदता है, उनको मिला देता है और फिर उस मिक्सचर को बेचता है वो एट 30 रुपीज़ पर केजी। तो हमसे उसका प्रॉफिट परसेंट पूछा गया। तो चलिए देखते हैं कि हमारा अप्रोच क्या होगा। सबसे पहले तो हमें यहाँ देखना होगा उसने टोटल चावल खरीदे कितने। उसने टोटल चावल खरीदे हैं 26 kg प्लस 30 kg यानी कि 56 kg। तो अब इस चावल का हमें सीपी निकालना होगा। सीपी और एसपी हम दोनों निकालेंगे और फिर उसे हमारा प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलिए सीपी निकालते हैं। सीपी जो है, चूँकि दोनों चावल की वैरायटी अलग है, रेट अलग है, इसलिए दोनों चावल का हम सीपी निकालेंगे। 26 × 20 प्लस 30 × 36। हमारे पास जो 26 kg राइस है जिसकी रेट है 20 रुपीज़ पर kg और फिर 30 kg राइस है जिसकी रेट है 36 रुपीज़ पर kg। तो ऐसे हम जो हमारा ओवरऑल सीपी है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास आएगा 520 प्लस 1080। तो हमारा जो ओवरऑल सीपी होगा वो होगा 1600। हमारा ओवरऑल सीपी यानी कि हमने टोटल 56 kg राइस खरीदा है, उसे ख़रीदने में हमें 1600 रुपये खर्च करने पड़े हैं। तो अब इसका एसपी निकालते हैं कि उसने बेचा कितने पर इस मिक्सचर को। क्योंकि टोटल राइस है 56 kg और उसने बेचा है 30 रुपीज़ पर kg पर, तो हम इसका सीपी निकालेंगे 56 × 30 यानी कि 1680। तो हमारा सीपी और एसपी दोनों ही कैलकुलेट हो गया। और अब प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना बिल्कुल आसान है। फॉर्मूला है, उस पर हम इसे पुट करेंगे और अपना प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी बाई सीपी × 100। यानी कि अगर हम 1680 में से 1600 को माइनस करें तो हमारे पास कितना आएगा 80/1600 और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी 16 5 80 यानी कि 5%। सो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी 5%। ऐसा करने पर जब उसने दो वैरायटी के चावल को मिलाया और ₹30 पर kg पर बेचा तो उसका जो गेन परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट है, वो 5% हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो LCM HCF का है। द क्वेश्चन सेज द LCM ऑफ टू नंबर्स इज 495 एंड देयर HCF इज 5। If the sum of the numbers is 100 then their difference is, if the sum of the numbers is 100 then their difference is। हमें दो नंबर्स दी गई हैं, उनका LCM 495 है और HCF कितना है, HCF है 5। जो नंबर्स हैं उनका सम है 100। जो भी नंबर्स हमें दी गई हैं उनका सम है 100। तो चलिए कि मान लेते हैं कि हमारा एक नंबर x होगा तो दूसरा कितना होगा 100 माइनस x होगा। अब हमारा जो LCM यहाँ पे होगा 100 माइनस x वुड बी इक्वल टू 5 × 495। जो दो डिजिट्स हैं ये वैल्यू LCM × HCF इसके बराबर ये होंगी, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है। आगे इसको सॉल्व करते हैं। हमारा जो आगे आएगा x² माइनस 100x प्लस 2475 वुड बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू जो हमारी निकल के आएगी वो इतनी होगी, दैट वुड बी इक्वल टू 0। जब हम इसका फैक्टर करेंगे तो हमारे पास जो दो फैक्टर्स आएंगे वो होंगे x माइनस 55 एंड x माइनस 45, दैट वुड बी इक्वल टू 0। तो हमारा जो दो नंबर निकल के आता है वो होगा 55 और 45 जिसका सम हमें दिया गया है 100। तो हमारा जो दो नंबर है, टू नंबर्स जो है वो हमारा 55 और 45 और इसी का तो डिफरेंस हमसे पूछा गया है, इसका डिफरेंस होगा हमारा 10। यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए
10. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये पार्टनरशिप का है. ABC started a business with their investments in the ratio 1:3:5. After 4 months, A invested the same amount as before and B as well as C withdrew half of their investments. The ratio of their profits at the end of the year is. 3 लोग हैं A, B और C जिन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें उनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 1:3:5. शुरू में उन लोगों ने 1:3:5 में इन्वेस्ट किया यानी निवेश किया. 4 महीने बाद बिजनेस स्टार्ट करने के 4 महीने बाद ए ने उतना ही अमाउंट फिर से उसमें इन्वेस्ट किया. मतलब अगर उसने एक्स अमाउंट पहले इन्वेस्ट किया था तो उसने एक्स अमाउंट 4 महीने बाद फिर से इन्वेस्ट किया. और बी और सी ने अपना जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट किया था उसका हाफ उसमें से निकाल लिया. यानी कि अगर बी और सी ने एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया था तो उन लोगों ने x/2 अमाउंट निकाल लिया. तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट्स एट द एंड ऑफ द ईयर इज. तीनों की प्रॉफिट्स का रेशियो साल के अंत में कितना होगा. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. चूँकि रेशियो हमें गिवन है 1:3:5 तो मान लेते हैं कि उन लोगों ने x, 3x और 5x के रेशियो में इन्वेस्ट किया है. ए, बी और सी की इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमें दिया हुआ है तो हम मान लेते हैं कि ए ने x, बी ने 3x और सी ने 5x इन्वेस्ट किया. देन हमारा जो ए, बी, सी ये कितने मंथ्स के लिए होगा. x जो है उसने शुरू में 4 महीने के लिए इतना किया, फिर 8 महीने के लिए उसने दोगुना यानी कि 4 महीने बाद उसने अपनी इन्वेस्टमेंट दोगुनी कर दी यानी कि 2x कर दिया. कितने दिनों के लिए? 8 महीनों के लिए. तो ये ए का है. अब बी की बात करते हैं. बी ने क्या किया कि उसने 3x इन्वेस्ट किया था. शुरू में उसने 3x इन्वेस्ट किया था 4 महीने के लिए और फिर उसने क्या किया कि जो भी इन्वेस्ट किया था 3x उसका हाफ अमाउंट विड्रॉ कर लिया यानी निकाल लिया. यानी कि 3x/2 × 8. अब चलिए अब सी की बात करते हैं. सी ने कैसे इन्वेस्ट किया था. सी का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था वो 5x था. उसने भी 4 महीने के लिए इन्वेस्ट किया और फिर 4 महीने बाद उसने जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया था उसका हाफ निकाल लिया. यानी कि 8 महीनों के लिए उसने 5x/2 इन्वेस्ट किया था. अब इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ हमारे पास आएगा 4x + 16x यानी कि 20x. यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी वो होगी 12x + 12x यानी कि 24x. और यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी वो होगी 20x + 20x यानी कि 40x. तो अब ये जो है ये हमारे प्रॉफिट का रेशियो है. यानी कि A/B/C की प्रॉफिट का रेशियो होगा 20x, 24x और 40x. जब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो रेशियो निकल के आएगा वो होगा 5:6:10. सो हमारा जो ए, बी और सी का प्रॉफिट का रेशियो होगा एट द एंड ऑफ द ईयर दैट वुड बी 5:6:10 यानी कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये परसेंटेज का क्वेश्चन. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन देखने में बड़ा लगेगा बट इसका अप्रोच जो होगा वो काफ़ी सिंपल होगा. बिल्कुल एक स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. चलिए उसको करते हैं. क्वेश्चन सेज in an election between 2 candidates, one got 55% of the total valid votes, 20% of the votes were invalid. If the total number of votes was 7,500, the number of valid votes that the other candidate got was. क्वेश्चन कहता है कि एक इलेक्शन हुई, 2 कैंडिडेट्स के बीच में एक इलेक्शन हुई और उसमें एक को जितने भी वैलिड वोट्स थे जिनकी काउंटिंग की जाएगी उसका 55% उसे मिला और जितने भी वोट्स टोटल पड़े थे उनमें 20% वोट्स जो थे वो इनवैलिड थे यानी उन्हें हटा दिया गया, उनकी काउंटिंग नहीं थी. अब यहाँ पे हमें जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग कि अगर मान ले कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो था वो 7,500 था तो द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट गॉट यानी जो एक कैंडिडेट जिसे 55% वोट मिले थे. तो यहाँ दूसरे कैंडिडेट के बारे में पूछा जा रहा है कि दूसरे कैंडिडेट को कितने वोट्स मिले थे. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. हमें टोटल वोट्स कितने दिए गए हैं. टोटल वोट्स हमें दिए गए हैं 7,500
500। इनवैलिड वोट्स कितने हैं, यानी कि वैसे वोट्स जिनकी काउंटिंग हम नहीं करेंगे, उन्हें हमें इस वोट्स में से हटाना होगा। टोटल वोट्स हमें, टोटल इनवैलिड वोट्स हमें दी हुई हैं 20% ऑफ द टोटल वोट्स, यानी कि 20% ऑफ 7500। तो अब हमारे पास वैलिड वोट्स कितने बच जाएंगे, हमारे पास वैलिड वोट्स हो जाएंगे 20%, चूँकि इनवैलिड है इसलिए 80% वोट्स क्या होंगे, वो वैलिड होंगे, यानी कि 80% जो हमारा वोट है वो 80% ऑफ टोटल ये हमारा वैलिड वोट होगा। चलिए, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक फर्स्ट कैंडिडेट को कितने वोट्स मिले हैं, 55% वोट मिले। तो अगर फर्स्ट कैंडिडेट को 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स मिले हैं, टोटल वैलिड वोट्स मिले हैं, तो जो दूसरा कैंडिडेट होगा, क्योंकि चूँकि यहाँ 2 ही कैंडिडेट्स हैं, तो उसे कितने वोट्स मिले होंगे, तो सेकंड कैंडिडेट को ऑब्वियसली 45% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स मिले होंगे। उसे फर्स्ट कैंडिडेट को 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स मिले हैं, तो सेकंड कैंडिडेट को ऑब्वियसली 45% टोटल वैलिड वोट्स मिले होंगे, क्योंकि हम 100 पे ही परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम जो सेकंड कैंडिडेट है इसका वोट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो कि टोटल वैलिड वोट्स कितने होंगे, 80% ऑफ टोटल। तो हम इसे करेंगे 80/100 इंटू 7500, यानी कि इतने ही वोट्स हैं जो इन दोनों कैंडिडेट्स को मिले हैं। अब सेकंड कैंडिडेट को कितने वोट्स मिले हैं, उसे 45% वोट्स मिले हैं। बस हमारा एक स्टेप में, हमें इतना कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं। अगर हमने क्वेश्चन को समझ लिया तो सिर्फ एक स्टेप में इतना सब कुछ लिखने और कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, एक स्टेप में हम इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना। यहाँ 0 कैंसिल होगा 0 से, दैट वुड बी इक्वल टू 3/4, 4 2 8, दैट इज़ 20। सो जो हमारे पास निकल के आएगा वो होगा 20 इंटू 3 इंटू 45, यानी कि 2700। सो दूसरे कैंडिडेट को कितने वोट्स मिले हैं, 2700। आर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी, 2700। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो टाइम एंड स्पीड का है। क्वेश्चन है, अ कार ट्रैवलिंग विथ 5/7 ऑफ इट्स एक्चुअल स्पीड covers 42 km in 1 hour 40 minutes 40 seconds. Find the actual speed of car. एक कार है जो अपनी स्पीड के 5/7 स्पीड से चल रही है, वो 42 किलोमीटर डिस्टेंस को 1 hour 40 minutes 48 seconds में कवर करती है। तो हमसे कार की एक्चुअल स्पीड के बारे में पूछा गया कि कार की एक्चुअल स्पीड कितनी होगी। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो टोटल टाइम लगा है 42 किलोमीटर डिस्टेंस को तय करने में, वो कितना लगा है, टोटल टाइम जो है वो हमारा 1 hour 40 minutes 48 seconds, 1 hour प्लस 44/5 मिनट। इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, जो सेकंड्स दिए हुए हैं उसको हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, और इसको अब हम आर में कन्वर्ट करेंगे, यानी 1 whole 51/75 आर, दैट वुड बी इक्वल टू 126/75 आवर्स। इतना वक्त लगा है हमें 42 किलोमीटर डिस्टेंस तय करने में, किस स्पीड से, जो एक्चुअल स्पीड है उसकी 5/7 स्पीड से। तो चलिए अब मान लेते हैं कि कार की जो एक्चुअल स्पीड होगी वो x होगी। अगर कार की एक्चुअल स्पीड x है और हमने डिस्टेंस कितने स्पीड से तय किया है, 5/7 x से तय किया है, कितना डिस्टेंस, कितने वक्त में, 126/75, और डिस्टेंस कितना तय किया है हमने, 42, यानी कि ये हमारे पास जो निकल के आया है ये स्पीड है, ये टाइम है, और स्पीड इनटू टाइम वुड बी इक्वल टू डिस्टेंस। और अब हम इससे x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, 42 इंटू 7 इंटू 75/5 इंटू 126। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी x इज इक्वल टू 35 किलोमीटर पर आवर। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन SI का है। क्वेश्चन सेज, एट वॉट रेट % per annum will a sum of money double in 8 years? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक सम ऑफ मनी, जो कुछ भी हो, मान लेते हैं कि सम ऑफ मनी P है, वो
8 सालों में किस रेट से डबल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो P है, यानी कि जो हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया है SI में वो हमारा P है। जो हमारा अमाउंट है ये डबल होना है, यानी कि हमें इंटरेस्ट उतना ही मिलेगा जितना हमने इन्वेस्ट किया है। तो हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा, जो प्रिंसिपल होगा वो P होगा, जो SI होगा यानी कि जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो भी P होगा। तभी तो अमाउंट हमारा P प्लस P यानी कि 2P, यानी कि हमारा प्रिंसिपल जो है वो डबल होगा। तो प्रिंसिपल भी P है और SI भी P है। और टाइम हमें कितना गिवन है, टाइम दिया हुआ है 8 ईयर्स। और SI का जो सिंपल फॉर्मूला होता है बस उसी पे हमें से पुट करना है, दैट इज़ P इंटू R इंटू T बाय 100। और R की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी SI इंटू 100 बाय P इंटू T। तो SI हमारा कितना है, P इंटू 100, P हमारा यानी कि प्रिंसिपल तो हमारा P ही है और टाइम है 8, यानी कि जो हमारा रेट होगा वो होगा 12.5%। सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा A 12.5%। 12.5% में 12.5% की रेट से जो अमाउंट है वो 8 साल में डबल हो जाएगा। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो टाइम एंड वर्क का है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन सेज 3 men, 4 women and 6 children can complete a work in 7 days. A woman does double the work a man does and a child does half the work a man does. How many women alone can complete this work in 7 days? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 men यानी कि 3 आदमी, 4 औरतें और 6 बच्चे मिलकर किसी काम को 7 दिन में पूरा करते हैं। और एक औरत जो है वो एक आदमी के 2 गुना काम करती है। एक औरत जो है वो एक मैन के 2 गुना काम करती है। और एक जो बच्चा है वो आदमी के आधा काम करता है, यानी अगर आदमी जो इंसान है वो 2 काम करता है तो बच्चा 1 काम करता है। हमसे पूछा गया है कि 7 दिनों में कितनी महिलाएं मिलकर उस काम को कर सकती हैं, यानी 7 दिन में उस काम को पूरा करने के लिए हमें कितनी महिलाएं चाहिए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है 3 men प्लस 4 women प्लस 6 children किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 7 days में करते हैं। और यहाँ पे मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो भी हमें दिया हुआ है और मैन और चाइल्ड की एफिशिएंसी का रेशियो भी दिया हुआ है कि वो कितने दिन में कितना काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास रेशियो क्या आता है। हमारे पास मैन और वुमेन का रेशियो निकल के आता है कि अ वुमेन डज डबल द वर्क अ मैन डज, यानी कि अगर एक आदमी 1 काम करता है तो औरत जो है वो 2 काम करती है। अगला हमें दिया हुआ है अ चाइल्ड डज हाफ द वर्क अ मैन डज। तो हमें चाइल्ड और मैन का दिया हुआ है कि अगर जो हमारा चाइल्ड है वो हाफ काम करता है तो इंसान जो हमारा आदमी है वो पूरा काम करेगा। चलिए आगे देखते हैं, यानी कि ये जो हमारा रेशियो निकल के आएगा वो होगा 2:1 का। अब इसका कंबाइंड रेशियो हम निकालते हैं। तो जब हम कंबाइंड रेशियो निकालेंगे कैसे निकालेंगे, मैन वुमेन चाइल्ड और मैन, यानी कि हमारे पास जो मैन और वुमेन का रेशियो है 1:2 और चाइल्ड और मैन का रेशियो हमारे पास है वो है 1:2, यानी कि हमारे पास चाइल्ड मैन और वुमेन का जो रेशियो निकल के आएगा वो होगा 1:2:4। 1:2:4 हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हमारा जो चाइल्ड मैन और वुमेन का रेशियो निकल के आएगा वो होगा 1:2:4। आगे देखते हैं। तो अगर एक बच्चा 1 काम करता है, एक आदमी 2 काम करता है और एक औरत एक दिन में 4 काम करती है, तो एक दिन में ये लोग मिलकर कितना काम करेंगे। एक दिन में 1 day वर्क ऑफ 3 men 4 women प्लस 6 child। एक आदमी एक दिन में 2 काम करता है यानी कि 3 × 2 प्लस एक औरत एक दिन में 4 काम करती है यानी कि 4 × 4 प्लस एक बच्चा एक दिन में 1 काम करता है तो 6 बच्चे एक दिन में 6 काम करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो होगी 28 वर्क, यानी कि एक दिन में 3 men 4 women और 6 children मिलकर 28 वर्क करते हैं।
तो ये 7 दिन में कितना काम करेंगे, क्योंकि हमसे यहाँ शुरू में बोला गया है कि 3 men 4 women and 6 children कैन कम्प्लीट अ वर्क इन 7 days। तो 7 day वर्क इनका कितना होगा, इनका जो 7 day वर्क होगा वो होगा 7 × 28 यानी कि 196 वर्क। ये तीनों 3 men 4 women और 6 children मिलकर 7 दिन में 196 वर्क करते हैं, जो कि टोटल काम हमारे पास कितना है 196। तो एक वुमेन अगर इस काम को करेगी तो उसे करने में कितना वक्त लगेगा, अगर एक वुमेन 196 वर्क को करेगी, वो एक वुमेन एक दिन में कितना काम करती है 4, तो उसे ये 196 वर्क एक वुमेन को अकेले करने में कितना वक्त लगेगा 49 डेज। अब एक औरत को ये काम करने में 49 डेज लगेगा, और अगर 7 दिन में हमें इस काम को पूरा करना है, 7 दिन में हमें इस काम को पूरा करना है, तो हमें कितनी औरतों की ज़रूरत होगी, हमें कितनी औरतों की ज़रूरत होगी, अगर हमें इस काम को 7 दिन में पूरा करना है तो हमें 7 औरतों की ज़रूरत होगी। यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन डी 7 women। 7 औरतें मिलकर इस काम को अकेले 7 दिन में पूरा कर सकती हैं। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मेंसुरेशन का यानी एरिया का। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ टैंक इज 25 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर वाइड एंड 6 मीटर डीप। द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इट्स वॉल्स एंड बॉटम एट 75 पर स्क्वायर किलोमीटर। एक टैंक दिया हुआ है हमें जो 25 मीटर्स लॉन्ग है, 12 मीटर्स वाइड है और 6 मीटर डीप है, यानी कि उसकी L, B और H हमें गिवन है। और हमसे पूछा गया है कि हमें उसकी वॉल्स को प्लास्टर करना, यानी कि उसके चारों वॉल्स को प्लास्टर करना और सीधे बेस को भी यहाँ प्लास्टर करना है। और प्लास्टर का चार्ज है 75 पैसे पर स्क्वायर मीटर। तो टोटल को प्लास्टर करने में कितना खर्च आएगा, यही हमसे पूछा गया। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा जो L है वो 25 मीटर गिवन है, हमारा जो B है वो 12 मीटर गिवन है, और जो हमारी हाइट है यानी डेप्थ है वो 6 मीटर गिवन है। हमें इस एरिया को प्लास्टर करना, हम क्या प्लास्टर करेंगे, इसकी चारों दीवार को प्लास्टर करेंगे और नीचे जो इसका बेस है उसको भी प्लास्टर करेंगे। तो एरिया टू बी प्लास्टर्ड, जो हमें एरिया प्लास्टर करना है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, लैटरल एरिया, लैटरल सरफेस एरिया इसका निकालेंगे और फिर नीचे बेस का भी एरिया निकालेंगे। तो 2L + B × H + L × B, ये जो नीचे का एरिया है ये सरफेस एरिया L × B से निकलेगा। तो चलिए इस पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। 225 + 12 × 6, हमें जो L की वैल्यू दी है वो 25 × 12। जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास निकल के आता है 744 स्क्वायर, यानी कि हमें जो टोटल एरिया प्लास्टर करना है वो है 744 स्क्वायर मीटर। और रेट क्या है, रेट है 75 पैसे पर मीटर। 75 पैसे यानी कि 75/100 रुपीज़, यानी कि 3/4 रुपीज़। तो जो वैल्यू हमारी निकल के आएगी वो होगी 744 × 3/4, यानी कि हमारा 558 रुपीज़ लगेगा इसको प्लास्टर करने में। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी 558। Moving towards the next question. Next question says a grocer has a sale of rupees 6,435, rupees 6,927, rupees 6,855, rupees 7,230 and rupees 6,562 for 5 consecutive months. How much sale must he have in the 6th month so that he gets an average sale of rupees 6,500? क्वेश्चन एवरेज का है। क्वेश्चन के कहने के अकॉर्डिंग कि 5 मंथ्स की ग्रॉसरी सेल हमें दी हुई है, हर एक मंथ की ग्रॉसरी सेल हमें गिवन है, और 6 मंथ में हम कितना का बेचें कि हमारा एवरेज 6 महीने का 6,500 रुपीज़ हो, ये हमसे पूछा गया। तो चलिए सिंपल क्वेश्चन है, इसको एवरेज, इसका हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे हम, 6435 + 6927 + 6855 + 7230
प्लस 6562 और मान लेते हैं कि जो 6th मंथ है उसकी सेल है x रुपीज़। तो अब हमें निकालना क्या है यहाँ पे, इसको हम 6 मंथ से इसलिए 6 से डिवाइड करेंगे और ये कितने के बराबर होगा, 6500 के बराबर होगा, क्योंकि एवरेज हमें कितना दिया हुआ है 6500 एवरेज मानना है 6 मंथ्स का। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो इन सबको जब हम ऐड करते हैं तो हमारी जो वैल्यू आती है वो होगी 3409 प्लस x, दैट वुड बी इक्वल टू 3000। जब हम 6500 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 39,000। चलिए अब आगे x की वैल्यू हम इससे आसानी से निकाल सकते हैं। 39,000 माइनस 34,009, यानी कि हमें जो x की वैल्यू निकल के आ रही है वो 4,991, यानी कि उसे 6 मंथ्स में 4,991 की सेल करनी पड़ेगी ताकि एवरेज सेल 6 मंथ्स का 6,500 है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए 4,991 होगा। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ट्रेन का। क्वेश्चन सेज 2 ट्रेन्स आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस इन द सेम स्पीड। 2 ट्रेन हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम स्पीड से, यानी एक दूसरे की उल्टी डायरेक्शन में एक समान स्पीड से चल रहे हैं। द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज़ 120 मीटर। हर एक ट्रेन की जो लेंथ है वो 120 मीटर है। इफ़ दे क्रॉस ईच अदर इन 12 सेकेंड्स द स्पीड ऑफ ईच ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर इज। अगर वो एक दूसरे को 12 सेकेंड में क्रॉस करते हैं तो हमसे हर एक ट्रेन की स्पीड के बारे में पूछा गया। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना कवर हो रहा है यहाँ, टोटल डिस्टेंस जो है वो 120 प्लस 120, क्योंकि दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं इसलिए दोनों ट्रेन की लेंथ को हम यहाँ ऐड करेंगे। 120 प्लस 120 यानी कि 240 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना वक्त लग रहा है, 12 सेकेंड का वक्त लग रहा है, जो कि यहाँ गिवन है। मान लेते हैं कि हर एक ट्रेन की स्पीड जो है वो v है, हर एक ट्रेन की स्पीड v है। तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, क्योंकि 2 ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो यहाँ हमें रिलेटिव स्पीड निकालनी होगी। और रिलेटिव स्पीड चूँकि ऑपोजिट डायरेक्शन है तो v प्लस v होगा, यानी एडिशन होगा, दोनों को जोड़कर हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे और वो होगा 2v। तो अब ये जो 2v होगा इसी स्पीड से टोटल डिस्टेंस को, यानी इस डिस्टेंस को कवर किया गया होगा 12 सेकेंड में। तो 2v वुड बी इक्वल टू 240/12, यानी कि 20। और हमारी v की वैल्यू जो आएगी वो होगी 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये है मीटर सेकेंड में, पर हमसे यहाँ किलोमीटर पर आवर में पूछा गया है तो हम इसको 10 × 36/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी 36 किलोमीटर पर आवर। आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने इस पर बहुत सारी प्रैक्टिस की होगी। इससे पहले भी बहुत सारे सेट्स आ चुके हैं, आप उन पे भी जाइए और उन पे भी प्रैक्टिस कीजिए। See you in the next video. Till then, keep practicing. Thank you for watching and don't forget to like, share and subscribe to Mahamaya Selection. Thank you.